एक लड़की घर में नहाकर कपड़े बदल रही होती है, उसकी माँ घर से बाहर गई होती है। उसी समय उसके पिता की एंट्री हो जाती है। जब उसके पिता की एंट्री हो जाती है तो उसका पिता उस लड़की को ऐसी हालात में देख लेता है जिस हालात में उसको नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही वो अपनी लड़की को इस हालात में देखता है तो वो तुरंत बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने के बाद अपनी ही लड़की के साथ घिनौना कृत्य करता है। अब घिनौना कृत्य जब तक करता है तब तक उसका मन नहीं भर जाता। जब मन भर जाता है तो जाते जाते वो अपनी बेटी को एक सलाह देता है। एक कहता है उससे कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा हाल इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। इस तरह की बात वो कहकर वहां से चला जाता है। यह घटना एक ऐसा रूप ले लेती है जिससे कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कईयों की जिंदगी तबाह हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जिला लगता है लुधियाना। बात कर रहा हूँ 1999 की। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था वो लड़की घर में बैठी जोर जोर से रो रही थी। तभी उसकी माँ बाहर जो गई थी वो घर में आती है और लड़की को रोता हुआ देखती है तो उसके पास जाती है। उसके पास जाने के बाद उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तब लड़की पूरी कहानी बताती कि उसके ही पिता ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है, जबरदस्ती घिनौना कार्य किया है और यहाँ तक कि मारने की धमकी देकर गए। इतनी बात जैसे ही उसने सुनी तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका खुद का पति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब जाकर वो काफ़ी सोच विचार के बाद उसने जिस तरह से कहानी सुनाई तो लड़की की बातों पर भरोसा होता है। भरोसा करने के बाद वो सोचती है कि लड़की के साथ भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो तो क्या कार्य किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए। तभी काफ़ी सोच विचार के बाद वो निर्णय लेती है। एक थाने जाती है और थाने में एफआईआर दर्ज कराती है। जब थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो जो पुलिस को तहरीर दी गई थी, पुलिस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। जब जेल भेजा जाता है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। पुलिस अपनी चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट दायर करने के बाद 2001 में ये मामला सिद्ध हो जाता है। जब यह मामला 2001 में सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी ही सगी बेटी के साथ बलात्कार किया, तब यह जेल जाता है। जेल में ही इसके साथ जो अन्य कैदी थे इससे बहुत ज़्यादा घृणा कर रहे थे, क्योंकि अपराधी तो वो भी थे लेकिन उन लोगों ने इस तरह का कार्य नहीं किया था कि रिश्ते ही शर्मसार कर दिए हो गए हों। तो लोग इसको काफ़ी बुरी नज़रों से देखते थे, लेकिन इसने अपने स्वभाव से सभी को अपनी तरफ ही झुका लिया था। चाहे कोई अधिकारी हो या फिर संघ में रहने वाले कैदी हो, सबको अपने व्यवहार से अपने तले ही दबा लिया था। लेकिन जो कोर्ट ने कहा था, कोर्ट का आदेश था कि इस व्यक्ति से भरपूर काम लिया जाए, किसी भी तरह की रियायत ना बरती जाए। लेकिन जिस तरह का कोर्ट का आदेश था ठीक वैसा ही ये उस कार्य में ढल गया था। कोई भी कुछ भी कार्य देता था तो ये बड़े प्यार से ही कर देता था। अब अपने स्वभाव से सभी के आगे झुकना नहीं बल्कि सभी को अपने स्वभाव के आगे झुका लिया था। जब ये लगातार झुकाता चला गया तो लोग इसकी काफ़ी तारीफ करने लगे। तभी एक दिन इसको एक व्यक्ति सलाह देता है कि क्यों ना तुम पैरोल ले लो, पैरोल से तुम बाहर चले जाओ। जब जैसे ही वो व्यक्ति इस चीज़ को सुनता है तो वो अपनी अपील दायर कर देता है और पैरोल की मांग करता है। कुछ ही दिन बाद इसको पैरोल 2005 में पैरोल मिल जाती है। 21 अप्रैल 2005 को ये एक खत लिखता है और खत लिखने के बाद अपने एक किसी के माध्यम से अपनी बेटी और पत्नी तक खबर पहुंचा देता है कि उसकी जो भी सामान है या उसका घर हो या उसके द्वारा जो कुछ भी चीज़ ली गई हो, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ यूज ना की जाए। लेकिन जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी वो उसी घर में रह रही थी, उसकी ली हुई सामानों को यूज कर रही थी। तो इस चीज़ से जैसे ही उसकी पत्नी और बेटी के पास खबर जाती तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अभी जेल में रहकर आया था, कुछ सालों से जेल में था, बाहर आया था। क्योंकि उन्हें अनहोनी की शंका हो जाती है कि पता नहीं उसका पति उसके साथ क्या करेगा। इस चीज़ से वो परेशान होकर थाने चली जाती हैं। थाने में फिर एफआईआर दर्ज कराती हैं। जब एफआईआर दर्ज कराती हैं कि इस तरह की उसका पति धमकी दे रहा है, तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी पता चल गया था कि जो व्यक्ति बाहर पैरोल पर आया है उसका स्वभाव जो जेल में था बहुत ही अच्छा था, इसलिए उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता। 8 जुलाई 2006 आ जाता है। इस दिन ये व्यक्ति एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आता है और घर के मकान के पीछे बैठ जाता है। सुबह का शायद वक्त होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो पूजा कर रही होती है। वो पीछे से सीढ़ी लगाता है, पीछे से सीढ़ी लगाकर मकान में प्रवेश करता है और जोर से आवाज लगाता है। जोर से आवाज लगाने के बाद जैसे ही वो उसकी पत्नी उसको देखती है तो भागने की कोशिश करती है। लेकिन जय भागने की कोशिश क्या करती कि मकान के अंदर थी, भाग कर जाती कहाँ। तभी जो महेंद्र नाम का व्यक्ति होता है
वो अपनी पत्नी पर जोरदार वार करता है, कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करता है। जैसे ही सिर पर वार किया जाता है तो उसका सर खट से अलग हो जाता है। जब सर अलग हो जाता है तो वो लगातार वार कर रहा था, लगभग 4 से 5 बार अपनी पत्नी के ऊपर करता है। पत्नी को इस तरह से उसने मारा था कि वो मौके पर ही दम घुट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौके पर मौत हो जाती है तो यह सब आवाज़ सुनकर उसकी बेटी तेजी से भागती हुई आंगन की तरफ आती है। जब उसकी बेटी ही आंगन की तरफ आती है तो वो गुस्से से बेटी को देखते हुए और गुस्सा उसका बढ़ जाता है। जब उसका और गुस्सा बढ़ जाता है तो वो अपनी बेटी की तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है और उस पर वार करता है। अब उसने करीब अपनी बेटी के ऊपर 9 बार कर दिए थे। जब 9 बार किए थे तो 2 बार तो उसके खरोंच आई थी, हाथ लगा दिया था, बच गई थी। लेकिन 7 बार उसमें से ऐसे कुल्हाड़ी मारी गई थी जो जिस जिस अंग में लगी शायद वो अंग बचना का अलग अलग भी हो गया था। इस तरह से उस घटना को उसने अंजाम दिया। उसी घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी, उसको मौका मिल जाता और वो वहां से भागकर, जिसका नाम सालू वर्मा होता है, एक कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर गेट बंद कर लेती है। गेट बंद करने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाती है। जोर जोर से इसलिए चिल्ला रही थी कि शायद मोहल्ले के लोग सुन लें तो उसकी आवाज सुनकर आ जाए। अब वो इतनी तेज से चिल्ला रही थी कि मोहल्ले के लोग सुन लेते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो बाहर से कुंडी खटकाई गई, क्योंकि गेट अंदर से बंद था, बाहर से लोग कुंडी खटखटा रहे थे तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी महेंद्र नाम का व्यक्ति जान जाता है कि लोग जान गए, तो वो वहां से सीढ़ी लगाकर जहाँ से आया था वहीं से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है उसके बाद क्या होता है, लोगों ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो सालू का कुछ डर कम हुआ। सालू भी कमरे से बाहर आती है। जब कमरे से बाहर आती है तो लोगों ने जो अंदर देखा था, मकान के अंदर जो लाशें पड़ी हुई थी, उन लाशों को देखकर पैरों के तले की जमीन खिसक गई और उनके शरीर के रुएं भी खड़े हो गए थे, क्योंकि उनकी जो हत्या की गई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसका यही हाल होगा। जब यह हाल दे तो पास के ही पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है। जब वहाँ के सीओ आते हैं, जब सीओ आते हैं तो इस मामले को लेते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इसी में वो बीच में वो जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर मामला क्या था, किसने मारा है और क्यों मारा गया है। तभी गांव वाले पूरी घटना बताते हैं और जो घर में रिश्तेदार थी वो भी पूरी कहानी को बयां करती है। कहानी जब बयां करती है तो जो व्यक्ति पैरोल पर आया था उन उस व्यक्ति के खिलाफ सारे एविडेंस मिल जाते हैं और जहां पर वो किराए के मकान में रह रहा था, पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब वो किराए के मकान में जहाँ रह रहा था वहां पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस वहां पर जैसे ही पहुंचती है तो वो बिना डरे बिना कुछ कहे वहां से भागता नहीं है, बल्कि अपनी चुपचाप बल्कि खुद ही चुपचाप पुलिस को सरेंडर कर देता है। पुलिस को सरेंडर करने के बाद चुपचाप चला जाता है। अब मामला इतना गंभीर था क्योंकि वहाँ की जो जस्टिस थे वो ज़्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ 1 साल के अंदर ही फैसला सुना देते हैं। 22 नवंबर 2007 को इस मुनिंदर नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब फांसी की जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो इसको जेल भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको जब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि फांसी के फंदे से ही इसकी जान ना निकल जाए। इस तरह की वो इसको सजा सुनाकर भेज दिया जाता है। जब इसको सजा सुनाकर भेज दिया जाता है तो ये जेल में जाता है। अब इसके जीने की चाह बढ़ रही थी और ये हाई कोर्ट में एक अपील करता है कि उसकी सजा कुछ कम कर दी जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट के जस्टिस भी इस चीज के पूरा व्याख्यान सुनते हैं और इसकी पूरी स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद वो भी फैसला ऐसा ही सुनाते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी सुनाई जाए और फांसी के अलावा इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति है समाज में रहने लायक ही नहीं है, जिसने अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार किया हो और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया हो। ऐसे व्यक्तियों का समाज में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस तरह का हाई कोर्ट फैसला सुनाती है। उसके बाद इसकी लगातार जीने की चाह बढ़ती जा रही थी। अब ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करता है तो अलग अलग तरह के तर्क वितर्क देता है, बहुत सी अपनी मजबूरियां बताता है, तो उन्हीं मजबूरियों को सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है। सुप्रीम कोर्ट जब सुनता है तो इसकी फांसी की जो सजा होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है उम्र कैद में। लेकिन उम्र कैद में ये भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति को कभी भी ना ही पैरोल दी जाए और ना ही जेल से कभी निकलने का मौका दिया जाए। ये जीवन पर्यंत जेल के अंदर रहे और इससे जितना भी काम लिया जा सके उतना अधिक से अधिक काम लिया जाए। इसको कभी भी अब जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देती है। फिलहाल अभी तो ये व्यक्ति अब भी जेल के अंदर है और इसने जिस तरह की कुरीतियां फैलाई थी अखबारों के माध्यम से, जब लोगों ने पढ़ी समझी तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में एक इतना कुकर्मी आदमी
हमारे समाज में कैसा हो सकता है। कहा जाता है कि कलयुग एक अपना रौद्र रूप लेगा, कलयुग इसी तरह का होगा, क्योंकि जो अपनी सगी बेटी को भी नहीं छोड़ सकता, तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था। क्योंकि आजकल की जिस तरह की समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को देखते हुए किसी के ऊपर भी किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।